मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस जाति के लिए अलग से आरक्षण करेंगे। तो ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने 8% की हमारी नगर पालिका में, नगर विधानसभाओं में पार्षदों के लिए उन्होंने 8% का आरक्षण किया। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में 4 वर्ण, लगभग 3000 से अधिक जातियां और इतनी ही उपजातियां, गोत्रों की संख्या करना बहुत मुश्किल है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नाथ जोगी उपाध्याय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजपाल योगी जी। योगी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। योगी जी, सबसे पहले मैं अगर नाथ समाज के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नाथ समाज को लेकर बहुत सारे प्रश्न करते हैं। नाथ समाज का इतिहास क्या है, क्या हिस्ट्री है नाथ समाज की? विक्रम गोस्वामी जी, इस नाथ समाज जो हमारा बहुत पुराना समाज है और वर्षों से इसके सबसे पहले हमारे आदिदेव मतलब श्री भगवान के हमारे पहले गुरु हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जो उनके द्वारा हमारे समाज की इसकी वो स्थापना हुई, क्योंकि वे ऐसे गुरु थे। उनके बाद गुरु गोरखनाथ जी आए, उनके द्वारा गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे अफगानिस्तान, नेपाल आदि देशों में उन्होंने मतलब घूम घूम के इस सनातन धर्म का प्रचार किया, योग का प्रचार किया और उन्होंने सर्व जातियों को अपने इस नाथ संप्रदाय में जोड़ा और योग के द्वारा, योग शिक्षाओं के द्वारा इस समाज को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। कई बार सुनने को मिलता है कि नाथ जोगी ये समाज जो है ये कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति का काम भी करता है, और पूर्व में ऐसा देखा गया है कि ये समाज घुमंतु जाति में आता था, जो घूमते थे एक जगह, स्थायी रूप से कोई बिजनेस व्यापार नहीं करते थे। हमारा जो समाज है, नाथ संप्रदाय जो है, ये एक संप्रदाय है और इसमें काफ़ी अलग अलग जातियों से लोग आके मतलब मिलते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा, बड़ी हिस्ट्रियों में भी, बहुत सी सारी पिक्चरों में भी बोला कि भाई मैं नहीं हुआ तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो हमारे इस जो संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, बहुत बड़ा संप्रदाय है और ये संप्रदाय सर्व जातियों का सम्मान करता है। कभी भी एक जाति में बटा हुआ हमारा नाथ संप्रदाय नहीं है। इसमें ठाकुर हो, चाहे गुजर हो, चाहे अदर कास्ट जितने भी हमारे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी आकर, सब अलग अलग गोत्रों के लोग का इसमें समावेश होता है। हमारे समाज ने कभी भिक्षावृत्ति का काम नहीं किया। हमारे जितने भी गुरु थे वो हमेशा राज दरबारों में उन्होंने गुरु गुरु का काम किया है। जो पहले राजा महाराजा होते थे, आप चाहे राजस्थान में जाइए, आप नेपाल में जाइए, नेपाल में भी हमारे ही समाज का नाथ संप्रदाय का कुलगुरु होता था। राजा महाराजाओं के टाइम से ही सारे दरबारों में हमारे कुलगुरु होते हैं, जो उनके बच्चों को, जो हमारे राजा होते थे उनके बच्चों को योग की शिक्षा और उनको शिक्षित बनाना केवल जो हमारे गुरुओं का काम था। हमने कभी भी भिक्षावृत्ति का हमारे समाज ने काम नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि जब बड़े बड़े मठों की और बड़े बड़े मठों में हमारे गुरुओं ने रह करके तपस्या कर पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे विक्रम जी मतलब आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस संप्रदाय की आड़ में काफ़ी लोग आप देखेंगे, आज बहुत सारे लोग हैं जो भिक्षावृत्ति करते हैं। वो केवल नाथ संप्रदाय का नाम लेता है कि भाई ये तो जोगी योगी हैं, नाथ और गोस्वामी हैं, ये सब भिक्षावृत्ति करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा समाज पहले से ही देश निर्माण में अपनी जाति को, अपने समाज को, अपने धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता आया है। जो भी लोग आज हमारे नाम पे काम कर रहे हैं वो केवल अदर लोग हैं। चाहे कुछ आप देखते होंगे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश से मुस्लिम लोग आते हैं और भी अदर कास्ट आते हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता, वो केवल हमारे संप्रदाय में आकर के और सन्यासी बन के भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि हमारा जो नाथ संप्रदाय हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमेशा राजा महाराजाओं के टाइम से उन्होंने दरबारों में काम किया है, कुल गुरु रहे हैं और पूरे राजपाट में जहाँ जहाँ साम्राज्य होता था राजाओं का, वहाँ जाकर के शिक्षा का काम किया। गुरु गोरखनाथ जी से इस संप्रदाय का उद्गम हुआ, प्रारंभ हुआ। गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले जो लोग थे वो योगी कहलाए, नाथ कहलाए, जोगी कहलाए। गुरु गोरखनाथ जी का नेपाल से बहुत संबंध बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के फॉलोअर्स नेपाल में भी बहुत हैं, भारत में भी बहुत हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि नेपाल के जो योगी हैं वो भारत के योगियों को अपना नहीं मानते हैं और भारत के योगी नेपाल के योगियों को इतना महत्व नहीं देते हैं?
ऐसी बात नहीं है विक्रम जी। हमारे गुरु जी हैं, गुरु गोरखनाथ, हमारे नाथ संप्रदाय के सबसे प्रथम गुरु हमारे हुए मच्छिंद्र नाथ जी। उनके बाद हमारे गुरु गोरखनाथ जी है। इसके अलावा हमारे 9 नाथ हैं। 9 नाथों में मच्छिंद्र नाथ जी सर्वोपरि हैं, वो सबसे पहले हमारे गुरु थे। उसके बाद हमारे गुरु गोरखनाथ जी आए। और नेपाल में, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और वहाँ से हमारा गोरखपुर में के अंदर जो गुरु गोरखनाथ का मठ है, वहाँ पे मतलब गोरखनाथ जी एक ऐसे थे जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम के जगह जगह, भारत में, बांग्लादेश में, ये तो बाद में बना है, हमारा जितना भी नेपाल में घूम घूम के उन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रचार किया। नेपाल का उनसे विशेष लगाव था क्योंकि उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वहाँ पे नेपाल में जाते थे, कई बार तपस्या करते थे, काफ़ी दिनों तक वहाँ लोगों से मिलते थे। तो मच्छिंद्र नाथ ने अपने जितने भी वहाँ योग का प्रचार किया और लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराया। इसीलिए नेपाल से हमारे गुरु गोरखनाथ भी जाते थे तो अपना प्रचार प्रसार करते रहते, तो उनका घनिष्ठ संबंध था नेपाल से। इसीलिए नेपाल के बॉर्डर पे ही जो आज गुरु गोरखनाथ का मठ है, उसका ये जो पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में प्रसिद्ध है गुरु गोरखनाथ जी का मठ, उससे वहाँ का कनेक्शन है सीधा नेपाल से। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रोजी बेटी का आज भी वो है, गुरु गोरखनाथ का आज भी वहाँ मेला लगता है, मच्छिंद्र नाथ का लगता है, लोग उसको आज भी पूरे मान सम्मान के साथ पूजते हैं। और उनके जो अनुयायी हैं गुरु गोरखनाथ के नेपाल में भी, वो आज भी उनको पूरा अच्छी तरह से पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नाथ समाज में एक और कैटेगरी है, अगर मैं कैटेगरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सांप वगैरह लेकर घूमते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं। जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि सांप लेकर आते थे, सांप का खेल दिखाते थे। वो गुरु गोरखनाथ जी के फॉलोअर्स हैं, मतलब आप ही के समाज से आते हैं या वो अलग हैं आपसे? नहीं, जो सपेरा जाति उसको बोलते थे, जो सपेरा जाति है वो केवल गुरु गोरखनाथ के जहाँ भी होते थे, जैसा कि उनको बीन बजाने का वो घुमंतु जाति में आती हैं। घुमंतु जाति में आपकी काल भेलिया, सपेरा, जैसे नाथ में आप हमारे राजस्थान में आप चले जाइए, वहाँ काल भेलिया होते हैं और सपेरे होते हैं। ये नाथ संप्रदाय में नहीं आते, लेकिन ये भी हमारे गुरु का आदर करते हैं और हमारे गुरु के पद चिन्हों पे चलते हैं, इसीलिए हमेशा भगवा वेश में घूम घूम के अपना प्रचार करते हैं। आज वर्तमान में अगर देखते हैं तो कितनी आबादी है पूरे भारत में नाथ जोगी योगियों की? आप ये देखिए, पूरे भारतवर्ष में हमारी जनसंख्या राजस्थान के अंदर, असम प्रदेश के अंदर, आसाम में हमारी कम से कम भी 25% के 18% के करीब हमारी आबादी है। आप देखेंगे, आप त्रिपुरा जाइए, त्रिपुरा में हमारी 27% के करीब जाती है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं सबसे ज़्यादा, उनमें आसाम और त्रिपुरा में हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके अलावा महाराष्ट्र बड़े बड़े स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की अगर हम जो गणना करें तो 8 से 10 करोड़ की हमारी जनसंख्या है नाथ संप्रदाय की। क्या कारण रहा कि जो समाज, आपने कहा कि राजाओं के राज दरबार में कुलगुरु का काम करता था, शिक्षा देने का काम करता था, अब देखते हैं कि वही समाज शिक्षा में बहुत पीछे है, तो उसके पीछे क्या कारण ऐसे रहे कि आपका समाज शिक्षा में पीछे रह गया? उसका कारण यही रहा कि अब राजघराने तो रहे नहीं। जब ये मुगलों ने इसके बाद इस पर कब्जा किया तो मेरे को अच्छी तरह याद है, जो हमारे पूर्वज जो इतिहास में हमने पढ़ा है, और अभी मैं आसाम में गया था पिछले साल, हमारे आसाम का योगी समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। ये 100 वर्षों से वो सम्मेलन को कर रहे हैं, करीब 103वां सम्मेलन था अभी 2 साल पहले। तो वहाँ मैंने देखा कि जब स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हमारे 3 ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए हैं, इसके नाथ समाज के, योगी समाज के, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। मुगलों के टाइम पे ऐसे सन्यासी और नाथ संप्रदाय के लोग थे जो अपने बच्चे भालों से हमेशा आगे अड़े रहे, और मुगलों का उन्होंने राजा महाराजाओं को बचाने में हमेशा उन्होंने आगे रहे। अपने हथियार से, अपनी तरसूल से उन्होंने काफ़ी राजाओं का जो बचाव किया। उसका मूल कारण हमारा पिछड़ने का यही है कि हमने हमेशा राज दरबारों में और अपने राज्य के प्रति वफादार ये लोग होते थे कुलगुरु। इसीलिए वो आगे अपनी आने वाले इतिहास में अपने बच्चों के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग जो है ना, काफ़ी लोग कहने पिछड़ गए। उसके बाद फिर लोगों को कोई रोजगार नहीं था। जैसे ही राजपाट घराने खत्म हुए तो लोग अलग अलग कार्यों में अपने लग गए। आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन ने कहता भिक्षावृत्ति का, जैसे लोग मठों में उसमें जाकर बड़े बड़े जो कुलगुरु थे उनमें बैठ गए, और बड़े बड़े मठों पे आज आप देखोगे तो अन्य समाज के लोग भी आज साधु और सन्यास की भेष में उन मठों पर आज वास कर रहे हैं जो कि योगियों के होते थे।
जी, अगर हम बात करते हैं नाथ समाज की और सन्यासी समाज की, जी 10 नाम एक समाज है जी जिसमें 10 जातियां आती हैं, 10 जी। समाज, 10 कैटेगरीज हैं। जी नाथ समाज के अंदर बहुत सारे मतलब जातियां अलग अलग थी। जातियों से लोग आकर सम्मिलित हुए हैं। क्या डिफरेंसेस है गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा नाथ समाज में और भगवान दत्तात्रेय की परंपरा 10 नाम परंपरा में, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? गोस्वामी समाज उसको बोलते हैं, भगवान दत्तात्रेय तो दशनामी समाज है, वो भी हमारे नाथ संप्रदाय से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों समाज अलग अलग है लेकिन सिमिलर है। वो भी भगवान शिव ने मतलब शिवनाथ को मानते हैं, उनको उनके गुरु जो दत्तात्रेय जी हैं और हमारे गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हैं। जो नाथपंथी हैं वो गुरु गोरखनाथ को मानते हैं और जो दशनामी हैं वो दत्तात्रेय भगवान को मानते हैं। लेकिन दोनों में समान वो अधिकार हैं, समान वो भी ऐसे ही जो परंपरा है जो आगे बढ़ा रहे हैं आपकी। लेकिन नाथ संप्रदाय में इसलिए बढ़ा है कि उनमें हजारों जातियाँ, करीब अभी आपने बताया था कि 3000 से ज़्यादा जातियाँ, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जाति हो, अधिकतर वो लोग आके नाथ संप्रदाय में मिलते हैं। तो ये काफ़ी जातियों का समागम है, ना कि एक जाति है। जो नाथ समाज एक संप्रदाय है, संप्रदाय के रूप में नाथ समाज को जाना जाता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय में मैं देखता हूँ कि जो गोत्र हैं वो अन्य जातियों में भी गोत्र मिल जाते हैं, वो सभी जातियों में मिलते जुलते गोत्र हैं जी। तो आज राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप अपने समाज को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में क्या देखते हैं कि क्या भविष्य राजनीति के क्षेत्र में इस समाज का रहेगा? कितनी और अभी आपको मेहनत करनी होगी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए? मैं योगी तेजपाल सिंह आज आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आशा है कि आप इस चैनल को काफ़ी लोग देखें, लेकिन मैं सच आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष के अंदर हमारे जातियों की 8 से 10 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन अलग अलग हमारी छोटी जाति होने की वजह से, पिछड़ापन होने की वजह से, अशिक्षित होने की वजह से, और हमारी जाति का हमेशा बड़े बड़े जो भी अन्य मतलब जाति के लोग हैं बड़े, उन्होंने हमेशा यूज किया है। कभी भी हमारे नाथ संप्रदाय के लोगों को योगी नाथ उपाध्याय समाज, गोस्वामी समाज, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप गुजरात में अलग नाम से जाना जाता है, राजस्थान में नाथ समाज कहते हैं, हरियाणा के अंदर जोगी कहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग हमारे नाम से हम पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आज तक, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आसाम है हमारा, आसाम में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे 4-5 विधायक मतलब बनते हैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट हमारे त्रिपुरा में एकमात्र हमारी सांसद बनी थी प्रतिमानाथ भौमिक, जिनको कहना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। एक आज तक जब से समाज, जबकि हमारे गिरिपुरी काफ़ी लोग इस समाज में बड़े बड़े शिक्षाविद हुए हैं, बड़े बड़े मतलब जो प्रोफेसर हुए हैं, लेकिन कभी भी हमें राजनीतिक में किसी भी पार्टी ने ज़्यादा भागीदारी नहीं दी। केवल आसाम और त्रिपुरा के अंदर भी इसलिए दी कि वहाँ भी हमारी जनसंख्या 18% है त्रिपुरा के अंदर, तो एक टिकट केवल हमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मतलब वहाँ से दिया था। और हमारा शिक्षा में हमारा ज़्यादा मतलब भागीदारी मतलब नहीं थी शिक्षा में, क्योंकि हम कमज़ोर होने की वजह से, हमारे पास रोज़गार ना होने की वजह से हम लोग काफ़ी मतलब पिछड़ चुके थे। लेकिन आज के जब से मैं, इससे पहले भी लोगों ने मेरे से काफ़ी मेहनत की, आज का युवा जाग चुका है और हमारे युवा आज पढ़ लिख के पूरे शिक्षित मतलब बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सभी से ये मतलब आज कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने समाज के भाइयों से, आप शिक्षा को ज़रूर ग्रहण करें। शिक्षा ही वो हथियार है जिसको लेकर के आप अपने समाज को आगे बढ़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं कि हमारे समाज को भी ये सब लोग आएंगे और राजनीति में भागीदारी इनको देनी पड़ेगी। आपका संगठन युवाओं को शिक्षित करने के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आया है, या क्या क्या किन किन विषयों पे काम कर रहा है? हमारा जो संगठन है, भारतवर्ष के अंदर जो राज्य हैं उनमें हम युवाओं को लेकर खास कर बड़ी चिंतित हैं। हम अपने युवाओं को 3 साल से मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, और जब से मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जागरूकता लाने का काम कर रहा हूँ। मैं अपने युवाओं को इकट्ठा करता हूँ। अपने संगठन की हर राज्य में मैंने इकाई को स्थापित किया है, और उनके द्वारा मैं अपने युवाओं को जो शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हमारा युवा भाई अगर वो IPS IAS की तैयारी कर रहा है या शिक्षा में कमज़ोर हैं, किसी को पैसे की कमी है, वो नहीं हो पाता, तो हमारा संगठन उसकी हर संभव उसकी मदद करता है।
कोई भी बच्चा हमने संगठन में जिला स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके और अपने प्रदेश स्तर तक लेके अलग अलग सूची बनाते हैं। अगर कोई हमारा कमज़ोर परिवार है और उसका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो वो दिल्ली हमारे कार्यालय में अप्लाई कर सकता है कि भाई मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है और मेरा आगे इसका बजट नहीं है पढ़ाने का, तो हमारा समाज, हमारा संगठन उसकी मदद करता है। चाहे वो फीस की मदद हो, पहले हम उसकी पूरी जानकारी करते हैं कि सच में इस बच्चे को जो समाज की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करते हैं, उसकी फ़ीस दे करके, उसकी किताब दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा हम अपने समाज के युवतियों के लिए, जो बच्ची हमारी युवतियां हैं, भाई कई परिवार ऐसे होते हैं कि भाई बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा देते हैं लेकिन उनका बजट शादी का नहीं है। आपने देखा अभी नाथ समाज के द्वारा राजस्थान में अभी हमारा एक जो है 51 जोड़ों का जो है ना वो वर वधु सम्मेलन होने जा रहा है। हम ऐसे अभी महाराष्ट्र में 1 सितंबर का है जो नासिक के अंदर होने जा रहा है। हम ऐसे जो है ना ऐसे गरीब कन्याओं की शादियों के लिए हम सम्मेलन करते हैं। उनमें करीब 51, 21 और 101 जोड़ों की हम शादी कराते हैं, जिससे कि हमारे समाज के गरीब परिवारों का भी उत्थान हो सके, उनके बच्चे भी शादी लायक है तो उनके बच्चों की शादी हम योग्य वर और वधु का चुनाव वो खुद करते हैं और समाज के द्वारा उन कन्याओं का हम शादी कराने का भी काम करते हैं। समाज के कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके विषय में आप जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं या आप जिनके विषय में चाहते हैं कि युवाओं को पता लगे? हमारे समाज में मैंने अभी पहले बताया था आपको कि हमारे आसाम में 3 स्वतंत्रता सेनानी हुए। आज भी उनकी डिब्रूगढ़ में और दिसपुर में उनकी, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के और स्वतंत्रता सेनानी है महात्मा गांधी की तरह उनके आसाम के डिब्रूगढ़ में और कई जिलों में उनकी आज भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी इस देश को आज़ाद कराने में काफ़ी योगदान रहा है। क्योंकि समाज जब अपने इतिहास को जानने की कोशिश करता है, समाज का युवा जब अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश करता है, तो नाथ समाज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा नाम बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं क्या इस पर भी आप चिंतन कर रहे हैं कि आपके समाज का इतिहास लोगों के बीच आए, लोग जाने, आपके समाज को समझ पाएँ? मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास कोई रोज़गार नहीं था, क्योंकि हम तो देश सेवा में लग रहे शुरू से, और हमारा कोई भी स्थायी ना हमारे पास ज़मीनें थी। अगर किसी राजा महाराजाओं ने कुछ ज़मीनें दे दी, उन ज़मीनों के द्वारा ही अपना भरण पोषण हम लोग कर रहे थे। अब दरबार रहे नहीं, राजा महाराजा रहे नहीं और सरकार के अधीन सारा काम है, लेकिन शुरू से ही किसी भी सरकार ने हमारे समाज पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारे समाज के काफ़ी लोगों ने, जो हमारे और भी पहले अध्यक्ष हुए हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, सब ने इस सरकार को जगाने का काम किया। हर समाज से हमने डिमांड रखी है, लेकिन जो काम हमारे समाज के लिए सरकारों द्वारा करना चाहिए था वो आज तक नहीं किया। वैसे अगर आप बात करें पढ़े लिखों की, तो हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी भी हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो उड़ीसा से आते थे, वो भी एक बार उपराष्ट्रपति रहे। उनके समय पे काफ़ी समाज में जागरूकता आई और अब हमारा समाज भी चाहता है कि सरकार इस योगी जोगीनाथ उपाध्याय समाज के बारे में भी सोचें, इसको भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अंतिम सवाल आपसे चलते चलते मैं करना चाहता हूँ कि योगी नाथ जोगी उपाध्याय ये समाज जो है ये डीएनटी में आता था। अंग्रेजों ने इसको डीएनटी में डाल दिया कि जो बच्चा गर्भ में भी है वो भी क्रिमिनल है। उसको लेकर आपने कोई मांग ऐसी की कि वर्तमान की सरकार इसको हटाए और उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, जिन लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा जब देश में अंग्रेज़ों का राज था। तो आपने सरकार पर कोई ऐसा दबाव या सरकार से कोई ऐसी मांग आपके संगठन द्वारा की गई है कि उन बच्चों को विशेष अधिकार दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाए या रोज़गार के लिए उनको विशेष अधिकार दिया जाए कि वो भी बराबरी कर सकें और अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकें? अभी मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे संगठन ने बहुत सारा काम किया, हमारे समाज ने बहुत सारा काम किया। हमने कुछ दिन पहले हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर इसको डीएनटी घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया पिछड़े समाज का। उसमें जो जातियाँ आपने अभी पीछे बोला, सपेरा जाति, कालभेलिया और हमारा योगी नाथ समाज, सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। जब मनोहर लाल सरकार की पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हमने उनको आमंत्रित किया था। उसमें घुमंतु आयोग के गठन की हमने पुरजोर मांग की थी और अपने समाज के लिए जो हमारे डीएनटी समाज में जो हमारे बच्चे हैं
घुमंतु और अर्ध घुमंतु में हमें डालने की हमने उन्हें पुरजोर मांग की, आप हम इसमें डालें और हमारे बच्चों के जाति के सर्टिफिकेट भी इस नाम से कहने बनाए जाएं। लेकिन उसके बाद मनोहर लाल सरकार ने एक आयोग का गठन किया और उसमें एक चेयरमैन बनाया गया कि हम जल्दी इस समाज के बारे में कुछ करेंगे और आरक्षण के बारे में आपके लिए अलग से आरक्षण देंगे। फिर भी हमारी मांग को नहीं माना गया तो हमने 2023 4 मई को गुरु गोरखनाथ का प्रकट दिवस मनाते हुए हरियाणा के करनाल की अनाज मंडी में हमने करीब 25,000 लोगों का एक महासम्मेलन किया, जिसमें पूरी हरियाणा सरकार को हमने फिर आमंत्रित किया। और उस दिन हमने मुख्यमंत्री के सामने ये डिमांड रखी कि आप हमारे समाज को कुछ न कुछ हमें भी हिस्सेदारी दिया जाए, हमारा भी आरक्षण किया जाए। हम ओबीसी में तो आते हैं, ओबीसी में तो आप लोगों ने डाल दिया हमें, लेकिन ओबीसी में करीब 72 से 72 जातियों से भी ज़्यादा जातियाँ आती हैं। तो हरियाणा के अंदर क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो वहाँ पे करीब 2 कैटेगरी सरकार ने बनाई है, ओबीसी ए वर्ग और ओबीसी बी वर्ग। तो ए वर्ग में काफ़ी जातियाँ आती हैं। तो उस दिन की रैली में मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस जाति के लिए अलग से आरक्षण करेंगे। तो ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने 8% की हमारी नगर पालिका में, नगर विधानसभाओं में पार्षदों के लिए उन्होंने 8% का आरक्षण किया। और कई मांगें हमारी और भी थी, जो घुमंतु आयोग, अर्ध घुमंतु आयोग, इनका आयोग बनाने का, और पिछड़ा वर्ग आयोग तो पहले से यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उसके बारे में, हमारी जाति के बारे में आज तक कोई भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। जैसे ही घुमंतु आयोग की हमने इसको गठन की थी, हमने अभी बोला गुरु गोरखनाथ का बोर्ड बनाया जाए या घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति का एक बोर्ड बनाया जाए, जिसमें केवल उन्हीं जाति के मेंबर हो, उन्हीं जाति का चेयरमैन हो जो इस जाति में आते हैं। लेकिन सरकार ने हमें आश्वासन जरूर दिया, लेकिन आज तक कोई भी आयोग का गठन किसी भी सरकार ने नहीं किया। अभी पीछे से लास्ट ईयर ही हमने 2023 में 16 अप्रैल को हमने राजस्थान के जयपुर के अंदर करीब 60,000 लोगों का सम्मेलन किया था। वहाँ पे हमने भी गुरु गोरखनाथ बोर्ड की और घुमंतु अर्ध घुमंतु आयोग की मतलब जब बनाने की घोषणा की थी। लेकिन वहाँ की सरकार, कांग्रेस सरकार ने हमें जो है ना वहाँ पे अर्ध घुमंतु और घुमंतु जाति का एक उन्होंने बोर्ड का गठन किया था और उसमें चेयरमैन भी हमारे समाज की योगी उर्मिला को बनाया था। तो राजस्थान के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक बार को हमारा गठन हुआ और वहाँ पे ये आयोग काम कर रहा है। और अब आने वाले दिनों में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का भी बनाने का उन लोगों ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल। एक बिल्कुल अंतिम सवाल, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अंतिम सवाल सिर्फ इतना सा कि किसी भी गलत काम को, किसी भी गलत बिजनेस को, किसी भी गलत व्यवसाय को बड़े सरलता से कह देते हैं गोरख धंधा, गलत काम है। तो गोरख तो शब्द अपने आप में बहुत पवित्र शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। आप उनके फॉलोवर हैं, आप उनको मानते हैं, और आप ही के सामने लोग कहें गोरख धंधा मतलब गलत धंधा, तो आपने कभी इसको लेकर कोई आवाज़ उठाई, कोई मांग की कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? गोस्वामी जी, विक्रम जी, हम लोगों ने, हमारे संगठन ने, नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हमने शुरुआत में जब हमने ये संगठन का कार्यभार संभाला तो हमने करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा हमने सम्मेलन किया, हमने बहुत बड़ा रोड शो किया। उसके द्वारा कई बार हमने मुख्यमंत्री से अपने मांगे रखे, हमने राजस्थान के अंदर रखी। तो सबसे पहले हम मैं गुरु गोरखनाथ के जो गोरख धंधे के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे गुरु गोरखनाथ का जो गोरख धंधे का जो गलत कामों के लिए ये जो नेतागण हैं, जो मीडिया वाले हैं, माफ़ करिएगा, मैं सभी के लिए, आप लोगों ने देखा होगा चैनलों पे भी आज कि बिना नॉलेज के कोई भी गोरख धंधे शब्द का यूज करता है। हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम इसकी पुरजोर कहना ये मांग करते हैं पूरी सरकारों से, भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इसको भारतीय स्तर पर भारत सरकार इस पे प्रतिबंध लगाने का काम करें। क्योंकि हमारे गुरुजी जो हमारे गुरु गोरखनाथ हुए हैं वो हठ योगा का जो है ना पूरे योग के द्वारा सबको शिक्षित करते थे। हठ योग के अंदर एक ऐसी तंत्र विद्या थी जिनको हम जो गोरख धंधा के नाम से उसको बोला जाता था कि गोरख धंधा का मतलब है कि जो किसी की समझ में ना आए, ऐसी विद्या गुरु गोरखनाथ ने देते थे, उनको सुलझाने का काम करते थे, जिसका आज के दिनों में लोग गोरख धंधा का गलत कामों के लिए यूज करते हैं। तो हमने कई बार, सबसे पहले इसका प्रतिबंध हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया। वो 2023 में हरियाणा सरकार ने गुरु गोरखनाथ शब्द की एक अधिसूचना जारी करी है कि इस शब्द का कहीं भी आज के बाद कोई भी यूज नहीं करेगा, चाहे मीडिया हो चाहे सरकारी कार्यक्रम में हो, कहीं भी इसका यूज नहीं करेगा। फिर भी लोग, हम इतना करने के बाद अभी राजस्थान में आंदोलन किया, अदर स्टेटों में, हमने हिमाचल में भी इसका प्रतिबंध लगाने को, वहाँ के मुख्यमंत्री हम धामी से मिले, हरियाणा में मिले, अभी राजस्थान में भी हमारे समाज के लोग काफ़ी उन्होंने विज्ञापन दिए हैं।
अभी राजस्थान की विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने ये वर्ड बोला था तो सड़कों पे उतर करके पूरे राजस्थान समाज ने हमारे वहाँ पे आंदोलन किया था। अब राजस्थान समाज ने आश्वासन दिया, उसके बाद माफ़ी मांगी वहाँ के विधायकों ने, उन्हें कि आज के बाद कोई भी इसका यूज नहीं करेगा और हम आने वाले दिनों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सिफारिश सरकार से करेंगे। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों से, अपने गुरु गोरखनाथ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति को, सनातन को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कभी जो ये लोग इस शब्द का मिसयूज करते हैं और गलत कामों के लिए यूज करते हैं, वो सीधा सीधा हमारे गुरु गोरखनाथ का अपमान करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि सभी लोगों से, मैं भारत सरकार से कई बार निवेदन कर चुका हूँ, सब सरकारों से निवेदन कर चुके हैं कि आप इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। अगर नहीं प्रतिबंध लगाएंगे तो ये हमारे गुरु गोरखनाथ का अपमान होगा और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं। बहुत से स्टेटों में इसके लिए आंदोलन के हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं और जल्दी सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये थे नाथ जोगी उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजपाल योगी जी। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।